आप रामपुर आए तो आपको एक दिलचस्प चीज़ यहाँ दिखाई पड़ती है। तमाम दूसरे मुद्दे हैं जिन पर वोट लिए दिए जाते हैं, लेकिन कोई उम्मीदवार अगर खुद मुद्दा बन जाए तो वो कैसा। आजम खान यहाँ से लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं, 10वीं बार शायद चुनाव लड़े, उन्हें टिकट मिला है, इस तरह की बातें हो रही हैं। उनके लड़के अब्दुल आजम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर घूमता हूँ तो लोग या तो उनके पक्ष में बोलते हैं या विरोध में उनके बोलते हैं। दूसरे मुद्दे तो मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। मुद्दे क्यों नहीं होंगे यहाँ? जो पक्ष में होंगे वो 10 में से 9 होंगे और जो विरोध में होंगे वो एक का भी ये होगा कि ठीक है, हो सकता है वो भी उन 9 के साथ शरीक हो जाए। पर इतना कॉन्फिडेंस कैसा? आप तो अभी बहुत दिन से गायब थे। आपको एक बात बताऊं, ठीक है हम 2 साल से जेल में थे, लेकिन 40 साल आज़म साहब ने जो काम किए, जो लोगों की खुशी और गम में उनके साथ रहे, उनके मुद्दों के लिए लड़े, वो लोग नहीं भूले। आप अगर ये चाहें और अगर ये किसी की सोच है कि आज़म खान साहब अगर जेल में हैं तो उनकी जगह खाली हो जाएगी, तो आज ही प्रोग्राम था, मैं वर्चुअली जुड़ा हुआ था और मैंने लोगों से इस बात को कहा कि जब भी अगली बार इंतज़ाम करें तो जिस तरीके से कुर्सी आज़म खान साहब की पड़ती थी उसी तरीके से पड़ेगी, क्योंकि उनकी सोच, उनकी दुआएं, उनकी सरपरस्ती, उनके ख़यालात मेरे नहीं हर रामपुर वाले के साथ हैं। ये आज़म खान साहब को कितना ही दूर कर लें, यहाँ के लोग और आज़म खान साहब कभी अलग नहीं हो सकते। नहीं, वो तो हम मानते हैं, क्योंकि अगर वो कद्दावर व्यक्तित्व ना होते तो समाजवादी पार्टी उनको कैंडिडेट के तौर पर कंसिडर ही नहीं करती। और जाहिर है कि अगर रामपुर में आज ये माना जा रहा है कि वही उम्मीदवार होंगे तो एक सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर, और यूँ कहें कि कभी कभी तो वो मुख्यमंत्री की ताकत रखते थे, ऐसा लोग कहते हैं, वो हैं। पर सवाल यहाँ ये है कि जितने बड़े वो हैं और आप लोग हैं, ऐसा लगता है कि उतनी ही बड़ी ताकतें भी आपके खिलाफ हैं। तभी तो आपको 2 साल जेल में रहना पड़ा। हम चोर हैं, हम बकरी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, हम मुर्गी चोर हैं, हम मिट्टी चोर हैं, हम किताब चोर हैं, हमने शराब की बोतलें चुराई हैं, हमने 16,600 रुपये गले से एक दुकान की लूटे हैं। हाँ, ये सब तमाम केसेस हैं आपके खिलाफ। जी, हम तो चोर हैं। हम कहाँ बड़े आदमी, हम तो बहुत छोटे आदमी। अगर बड़े आदमी होते तो जेल में होते। चोर हैं। अब जब हम बकरी और भैंस चुरा सकते हैं, यहाँ शानू साहब बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, ये तमाम लोग मुर्गी चोरी और भैंस चोरी में बंद हुए, और जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो अच्छे अच्छे परिवार के लोगों के पास से क्या बरामदगी दिखाई मालूम है आपको? भैंस के गले में बांधी जाने वाली घंटी। और ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। रिकॉर्ड बना दिया आजम साहब ने। 100 मुकदमे किसी भी MP MLA के खिलाफ इस देश में नहीं, शायद नहीं है। और मुकदमे कैसे हुए? रात को 2:11, 2:12, 2:14, 2:17, 2:21, और FIRs क्या हुई कि 16 साल पहले ज़मीन कब्जा करी, 8 साल पहले भैंस और बकरियां चुराई, ये FIRs हुई। 16 साल पहले, यानी मैं 14 या 15 साल मेरी उम्र रही होगी उस वक्त में मैंने ज़मीन चुराई थी, वो ज़मीन कब्जा की थी। इमेजिन तो करिए आप क्या कर रहे हैं, आप ये सोचिए तो। आज़म खान मंत्री रहते हुए भैंस और बकरी चुराने को कहते हैं, गले में हाथ डालकर 16,600 रुपये चुरा लेते, शराब की बोतलें चुराते। आप खुद तो सोचिए। पर आजम साहब, आपको कहाँ जा रहे हैं हम? आपको आश्चर्य हुआ जब इन तमाम मुकदमों में गवाह भी मिले? उन्होंने गवाहियां भी दी, इसी रामपुर के लोग हैं वो। बिल्कुल गवाह। आप ज़रा यहाँ जाकर तो देखिए, गवाहों के घर पर पुलिस बैठती है, जाकर पुलिस बैठती है। बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी और सरकारी वकील जो हैं वो बैठकर गवाहियां तैयार कराते हैं। आप कितनी झूठी गवाही दे लो, आप इस बात को साबित कर लोगे कि भैंस चोरी और बकरी चोरी हुई है? आप खुद तो सोचिए, आप कह क्या रहे हैं? पर आप भैंस और बकरी पे जोर दे रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन का मसला जो है वो तो बहुत ज़्यादा पैसों का है। ना तो किसी की ज़मीन कब्ज़ा की है, ना किसी की ज़मीन कब्ज़ा की थी। मामला कोर्ट में है,
जब मुकदमे अपने अंजाम पर आएंगे तो आपको सच पता चल जाएगा। आपको बेल मिला है? जब हाई कोर्ट ने स्टे दिया था तब कहा था कि या तो 16 साल तक कोई एफआईआर कराने नहीं गया, और गए तो रात को 2 ही बजे पहुंच गए, अगले दिन सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। मतलब कोर्ट में इस बात का जिक्र था। कुछ बात दिखी, शायद तभी आपको बेल मिला। अब ऐसे में आपको जब बेल मिल गया है, एक उत्सुकता है कि क्या आजम साहब को भी बेल मिलेगा? क्या वो चुनाव के पहले? पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर, पूरा भरोसा। वो मेरे वालिद के साथ इंसाफ करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कितने मामलों में अभी तक? बस एक मामले में उनकी जमानत बाकी बची है, एक बहुत छोटा सा मामला है, उसको तो खैर छोड़ दीजिए, बस एक मामला है, उसमें अदालत बहुत जल्द इंसाफ देगी और वो बाहर होंगे, हमारे और आपके बीच होंगे, और इस कुर्सी पर फिर आपको बैठे मिलेंगे, आप यहीं बैठ के उनसे मुखातिब होंगे। जी बिल्कुल। अब मैं सियासत पे आता हूँ और पाता हूँ कि अब्दुल्ला आज़म जो कल तक स्टूडेंट थे, चुनाव लड़े, फिर उम्र वाले पचड़े में फंस गए, और फिर अब आपके सामने जो है वो आप संभाल नहीं पाए, वो भी एक हकीकत है। और आपको हाई कोर्ट ने कहा कि जी साहब, मैं एक बात कहूँ, हाई कोर्ट का क्या फैसला आया, हमारे देश का एक जुडिशल सिस्टम है, अगर एक फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया जिसने उसने चुनाव कराने पर रोक लगाई। जी हाँ, इसीलिए इसे डेफिनेट फैसला नहीं मान रहा हूँ मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे, बड़ा चैनल है, ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है, बाहर भी देखा जाता है, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, ना तो मुझे उम्र छुपाने की कल ज़रूरत थी, ना आज ज़रूरत है, और ना कल ज़रूरत होगी। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा से मिली हुई तमाम सैलरी, इंसेंटिव्स, इवन जो रेलवे कूपन भी मिले थे, उनको अभी मैंने पेमेंट करके सरकार को वापस कर दिया है इन प्रोटेस्ट, और ये कहा है कि मालिक जिस दिन मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा उस दिन ये सैलरी, ये तनख्वाह सब लूँगा, और जब तक उस पर कोई डेफिनेट फैसला नहीं आ जाता वो पैसा मेरे लिए हराम है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़प्पन है आपका। मैं आपको ये भी मैं बता दूं, ना तो कोई जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, ना कोई पैन कार्ड फर्जी है, ना कोई पासपोर्ट फर्जी है, जो उम्र मैंने बताई थी वही उम्र सही है। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या नहीं है, क्या लीगल उसकी वो है, मैं आपसे इसलिए नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो मामला हम सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा। भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन हाँ इतना मैं कह रहा हूँ कि जो उम्र मैंने बताई थी वही सही थी, वही हकीकत है। चलिए अब्दुल्ला साहब, एक ऐसे मोड़ पर आप खड़े हैं जहाँ पर पिता की गैर मौजूदगी और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आपसे, जाहिर है इस 5 चुनाव क्षेत्र जो रामपुर में आते हैं, तो उन सब को लेकर के आपके पास जिम्मेदारी है। कैसे आपने सोचा है? जाहिर है आप जब फादर के साथ होंगे, बहुत सी रणनीति। कोई प्रेशर नहीं है, बस मैं एक बात कहूँगा, आज़म खां साहब का नाम ही काफ़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इस 2 साल के अलावा कभी राजनीति या कुछ की नहीं। आज़म खां साहब 40 साल, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, बेरोज़गार हो, यहाँ के आम लोग हों, रिक्शे वाला हो, बीड़ी बनाने वाला हो, कारचौप करने वाला हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके खुशी या गम में शरीक ना होते हों, जिसकी अच्छाई और बुराई, जिनके साथ किसी भी तकरीब ऐसी नहीं होती होगी उनके घर की जिसमें शरीक ना होते हों। वो लोगों से एक रिश्ता है, एक जज्बाती रिश्ता है, और उनको जेल में रखकर कोई आप नुकसान नहीं कर रहे हैं सियासी। आप जाने अनजाने जो लोगों में इस बात का गुस्सा है, आप जाइए रामपुर, आप गलियों में जाइए बिल्कुल आज़ाद होकर, और ये दिखाइए जाकर कि आप हमारे बिल्कुल खिलाफ हैं। आप लोगों से पूछिए वो क्या कहते हैं, आप खुद तो सोचिए, जो आदमी जिसका इतना बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड, वो भैंस चोरी बकरी चोरी में बंद है, लोगों के सेंटिमेंट नहीं होंगे उसके साथ। अब्दुल्ला साहब, 4 दिन पहले आप फादर के साथ अपने थे, निकल रहे थे जेल से और आ रहे थे, अभी उनका बेल नहीं हुआ है, वो क्या बातें थी जो उन्होंने कही आपको आने वक्त? देखिए, उन्होंने सबसे पहली बात, ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था उनको छोड़ के आने का, नंबर 1। नंबर 2, उनकी दुआएं, उनकी सोच और उनका साथ, उनके नाम का साथ होना, इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अपने मालिक और अपने मालिक का साया,
उसका कर्म चाहिए। उन्होंने यही बात कही कि बेटे अगर तुम सही हो तो आज नहीं तो कल हालात भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, निज़ाम भी बदलेगा, इंसाफ भी होगा, और जो वक्त गुजरा है ये तुम एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाओगे। आप जब आए हैं तो समाजवादी पार्टी में बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी से आए। आज अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में चली गई। ये जो बदला सा कुछ माहौल लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अखिलेश जी से मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं है, और मेरे लिए अगर कोई बहुत ही सीधी सीधी बात पूछे कि आपके लिए समाजवादी पार्टी का क्या मतलब है, तो मैं 2-3 फैक्टर्स बताऊंगा। उसकी एक वजह यह है, एक तो आइडियोलॉजी, मेरे पिताजी और अखिलेश यादव साहब, ये 3 चीज़ें हैं, अखिलेश यादव जी और आज़म खान साहब। इसके अलावा मेरे लिए समाजवादी पार्टी की कोई और डेफिनेशन नहीं है और उसकी विचारधारा। तो आप जो लोग नए नए आ रहे हैं, आप मानते हैं ये आइडियोलॉजी से कन्विंस होकर आ रहे हैं, या फिर फायदे का सौदा है? नहीं, फायदे का सौदा। जिन लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ, जिन लोगों की नहीं सुनी गई, जिनके समाज के साथ अन्याय हुआ, जिनका आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो अपना आरक्षण मांगने गए तो उनको लाठियों से पीटा गया, जिनके क्षेत्रों में किसान गाड़ियों से कुचले गए, जिनके क्षेत्रों के बेरोजगार लाठियों से पीटे गए, जिनके इलाकों की बच्चियों की लाशें बिना माँ बाप की इजाज़त के, बिना किसी रीति रिवाज के जला दी गई, जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है, ये तमाम लोग उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और जितने भी लोग आए हैं वो क्या नुकसान करेंगे, इसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को 10 मार्च के बाद हो जाएगा। आपके खिलाफ प्रतिशोध क्यों लिया जा रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बदला लगता है भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ कर रही है, तो क्यों? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर वो दे पाएंगे। पर आप तो कहते हैं कि साजिशन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ भी कहता रहा हूँ, वो क्यों कर रहे हैं, क्या नफरत है हमसे, तो वही बता सकते हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं 10 मार्च को नफरत नहीं, मोहब्बत जीतेगी। नफरत के दिन गए, अब कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता, न कल कोई लड़ना चाहता था। हाँ, लड़ाने वाले ज़रूर लड़ाना चाहते थे, लेकिन अब ये मुल्क मोहब्बत का एक नया दौर देखेगा, और उस मोहब्बत के नए दौर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न अब्दुल्ला साहब ये है कि आप जब आए हैं तो एक नई चीज़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको दिखाई पड़ रही होगी, और वो है ओवैसी साहब की यहाँ की सियासत में पुरजोर एंट्री। कैसे देखते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है कि वो आज़म साहब के इलाके में, वो रामपुर में नहीं आते। देखिए, वो मुरादाबाद आए थे, उन्होंने ये बात कही कि आज़म साहब मेरे वालिद के साथ रहे, उनके साथियों में से हैं। मैं बस इतनी बात कहूँगा कि अगर वो आज़म साहब का इतना एहतराम करते हैं तो मेरी उनसे इस बात की दरख्वास्त है कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे जाने अनजाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि 100 सीटों से सरकार तो नहीं बन सकती, पर लेकिन हाँ, 100 सीटों पे लड़ने से सरकार बनते बनते रुक ज़रूर सकती है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का वो साथ दे रहे हैं एक तरह से? मैं ये नहीं कह रहा कौन किसका साथ दे रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि 100 सीटों पर लड़ने से किसी की सरकार नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, किसी की सरकार बनते बनते ज़रूर रुक जाएगी। और आपके सवाल का जवाब ये है कि लोग बहुत समझदार हैं, उन लोगों ने बिहार भी देखा और उन लोगों ने बंगाल भी देखा। बिहार याद नहीं है लोगों को, ये वो तो बंगाल भी याद है, तो साथ क्यों नहीं मिलाते उनको? जी, साथ क्यों नहीं मिलाते उनको? उसका जवाब अखिलेश जी दे चुके हैं। मेरे ख्याल से उसके बाद मेरा बोलना उस पर ठीक नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल्ला आज़म अपने उम्र से ज़्यादा परिपक्व और जिम्मेदारी बहुत कुछ सिखाती है, शायद इन्हें भी सिखा रही है, लेकिन इन्होंने जो बात बताई वो ये कि बस एक ऐसा मामला है बचा हुआ जिसमें ज़मानत होनी बाकी है, और उसके बाद उम्मीद ये की जा सकती है, संभावना इस बात की है कि आज़म खान भी बाहर होंगे चुनाव से पहले,
और यहां समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, रामपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।